हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल बीएच वाले। तो आज का हमारा टॉपिक है एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसके हम पार्ट 2 के ऊपर बात करेंगे। पार्ट 1 का लेक्चर हमने ले चुका है, जिसमें हमने पूरे बहुत डिटेल में आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन एकदम बेसिक से समझाया। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, जिसमें देखिए अभी तक ने हमने जो समझा वो था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन कैसे आई, कौन कौन सी उसके साइट्स हैं मेन, कहाँ से कौन से सोर्सेज मिले हैं, इसके ऊपर हमने बहुत डिटेल से बात की थी, पूरे मैपिंग के साथ, इमेज के साथ। ये सारी चीज़ों पे हमने फर्स्ट वीडियो में बात कर चुकी थे। ठीक है, बहुत डिटेल में हमने फर्स्ट वीडियो में बात की है और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर से प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ों पे हमने फर्स्ट पार्ट में बात कर लिया है। अब हम सेकेंड पार्ट के ऊपर बात करेंगे, जिसमें कुछ कंसेप्चुअल चीज़ों को आपको जानना है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो असेसन रीजन टाइप्स क्वेश्चंस में या फिर ट्रू एंड फॉल्स वाले क्वेश्चन में आपको पूछे जाते हैं। तो पार्ट 2 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कंसेप्ट बिल्ड करने के लिए, जिसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी उसका जो शिल्प उत्पादन था, सोसाइटी थी उसकी, इकोनॉमिक सिस्टम कैसा था, या फिर उसका रिलीजियस सिस्टम कैसा था। तो रिलीजन, सोसाइटी, सोशल लाइफ और इन सब चीज़ों के ऊपर इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, ट्रेड के ऊपर बात करेंगे। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर ये हमारा आज का वीडियो होने वाला है। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको मिल रहा है AISC, ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री का फुल टेस्ट। ठीक है, बीएचएल ऐप पे आपको यहाँ पे फुल टेस्ट मिलेगा, सारे पीडीएफ्स मिलेंगे। चैनल पे आपको सारे पीवाईक्यूज, सीटीपीजी, बीएचयू, जेएनयू, डीयू के पीवाईक्यूज डिटेल एनालिसिस के साथ मिलेंगे, लेक्चर्स मिलेंगे और साथ ही साथ डॉक्टर सत्यपाल सर का गाइडेंस भी मिलेगा। तो अगर अभी तक आप चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी क्वेरी हो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पिछले वीडियो पे हमने जो एंडिंग की थी वो हमने टाउन प्लानिंग जो था उस पर एंडिंग की थी कि टाउन प्लानिंग कैसे था। एक एक हमने साइट्स की टाउन प्लानिंग को बहुत ही डिटेल में देखा था। ठीक है, इसके ऊपर बात किया था। अब हम अगला जो स्टार्ट करेंगे टॉपिक सेकंड पार्ट में, वो आपका है क्राफ्ट प्रोडक्शन। ठीक है, इंडस वैली के क्राफ्ट प्रोडक्शन से भी काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं। और आपको जब हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ाया था तो आपको बताया था कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है ये क्या है, ब्रॉन्ज एज से रिलेट करती है। ब्रॉन्ज, ठीक है, जो उस टाइम किससे बनता था, कॉपर और टीन को मिलाकर ब्रॉन्ज को बनाया जाता था। ठीक है, कांसे को बनाया जाता था। और ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो ब्रॉन्ज को रिप्रेजेंट करती है। वही इससे पहले हमने जो स्टोन एज पढ़ा था, स्टोन एज वो किसको करती है, तो कॉपर को। ठीक है, इसमें कॉपर का यूज हुआ था मेटल का। तो ये चीजें ध्यान में रखिएगा। और दूसरी चीज जो हम आपको बता रहे थे वो था कि आपको हमने बताया था कि ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है ये प्रोटो हिस्ट्री के तहत आता है, यानी कि आद्य ऐतिहासिक के तहत आता है। ठीक है, तो ये भी चीज इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हम क्राफ्ट प्रोडक्शन में देखेंगे कि सिंधु सभ्यता, काश युगीन सभ्यता, तभी आपको हमने बताया कि ये जो सिविलाइजेशन है वो ब्रॉन्ज एज को रिप्रेजेंट करती है। इसमें हमें ब्रॉन्ज के मेटल्स देखने को मिलेंगे, मेटल्स के साथ साथ इसके हमें बहुत सारे बर्तन देखने को मिलेंगे, मूर्तियों पे मूर्तियां देखने को मिलेंगी। तो ये जो है कि ये सारे सोर्सेज हमें अलग अलग साइट्स पे मिले हैं। ठीक है, कैसे बनाया जाता था, तो तांबे के साथ टीन को यूज करके कांसा को बनाया जाता था, ब्रॉन्ज को बनाया जाता था। ठीक है, ताम्र और कांस के सुंदर बर्तन हड़प्पा कालीन धातु कला के श्रेष्ठ उदाहरण है। बहुत अच्छे अच्छे देखेंगे तांबे और कांसे के बर्तन बनाया गया है, उसमें पेंटिंग्स की गई है। यहाँ पे छोटे छोटे उसमें काफी डिटेल से जो हमें सोर्सेज मिले हैं उसमें काफी छोटे छोटे डिटेल्स देखने को मिलेंगे आपको। मन के बनाने का जो बीट्स होती थी वो आपको देखने को मिलेंगी, शंख की कटाई आपको देखने को मिलेंगी सिल्क प्रोडक्शन, क्राफ्ट प्रोडक्शन में। धातु कर्म, मुहरे जो सील्स होती हैं, बहुत अलग अलग तरह के सील देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको सिलेंड्रिकल, सर्कुलर, रेक्टेंगुलर, कर, स्क्वायर, बहुत सारे टाइप के अलग अलग जगहों से हमें सील देखने को मिले हैं। बाट जो माप तौल के लिए यूज होता था वो भी क्राफ्ट प्रोडक्शन के तहत आता है। ये सारी चीजों के सोर्स आपको देखने को मिलेंगे। मन के बनाने के लिए बहुत अलग अलग तकनीकों का, अलग अलग पदार्थों का यूज होता था। जो बीड्स होती थी, कभी जानवरों के हड्डियों से बनते थे, कभी पत्थरों से बनते थे। तो अलग अलग तरह की चीजों से ये बीड्स को बनाया जाता था और ये बीड्स को एज ए ज्वेलरी भी यूज किया जाता था। ठीक है, तो बहुत सारे साइट्स से ऐसे बीड्स हमें मिले हैं। आगे हमने बहुत सारे इमेज ऐड किए हैं, आपको हम दिखाएंगे। ठीक है, ये इमेज है, इमेज से भी याद कर लीजिए, इमेज इसलिए ऐड कर लिए ताकि आपके दिमाग में छप जाए कि हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है कि ब्रॉन्ज को रिप्रेजेंट करता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो ये जो बीड्स होते थे या फिर जो सील्स बनते थे, तो वो सेलखड़ी, एक ये याद रखिएगा टर्म,
ठीक है, सेलखड़ी से भी क्वेश्चंस आते हैं। तो सेलखड़ी जो होता था एक बहुत मुलायम पत्थर होता था, बहुत सॉफ्ट होता था और इसी से बहुत आसानी से बीट्स बन जाते थे और जो है कि सील भी बन जाते थे। तो ये बहुत ही एक सॉफ्ट था जिससे आसानी से जो भी जिस चीज़ रूप में ढालना चाहे वो ढल जाता था। ठीक है, चन्हूदड़ो, मोहनजोदड़ो की तुलना में एक बहुत छोटी 7 हेक्टेयर बस्ती थी जो लगभग पूरी तरह से शिल्प उत्पादन से संलग्न थे। आपको हमने पहले वीडियो में बताया था कि जो चन्हूदड़ है उसे क्या बोलते हैं? इंडस वैली सिविलाइजेशन का इंडस वैली सिविलाइजेशन का इंडस्ट्रियल एरिया बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आ जाता है कि किसे इंडस वैली सिविलाइजेशन का इंडस्ट्रियल या फिर औद्योगिक क्षेत्र बोलते हैं, तो ये चन्हूदड़ो ही है। ठीक है, जो एक बहुत ही छोटी सी बस्ती है जहाँ पे 125 हेक्टेयर में मोहनजोदड़ो है, वही चन्हूदड़ो सिर्फ 7 हेक्टेयर में बसी एक छोटी सी बस्ती है जहाँ पे बहुत ही अच्छी मात्रा में इंडस्ट्रियल वर्क के साक्ष्य में मिले, एविडेंस मिले हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, इस साइट को ध्यान में रखिएगा। क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए काफी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे अलग अलग तरह के मन के वहाँ के उसके कारखाने इस साइट से हमें मिले हैं। ओके, चनूदड़ो, लोथल और हाल ही में धौलावीरा से छेद करने के विशेष उपकरण मिले हैं। चनूदड़ो से, लोथल से भी अलग अलग तरह के मनके मिले और धौलावीरा जो गुजरात का एक साइट है, यहाँ से हमें उपकरण को या फिर पत्थर्स को या फिर जो भी ज्वेलरी बनती थी उनमें होल करने के लिए अलग अलग तरह के उपकरण अभी हाल ही में इन सब साइट से हमें मिले हैं। ठीक है, नागेश्वर तथा बालाकोट दोनों बस्तियां समुद्र तट के समीप स्थित हैं। ये शंख से बनी वस्तुओं जिनमें चूड़ियां, करछियां, पच्चीकारी की वस्तुएं सम्मिलित हैं के निर्माण के विशिष्ट केंद्र थे जहां से यह माल दूसरी बस्तियों तक ले जाया जाता था। ठीक, पहला है कि अगर क्वेश्चन आ जाएगा कि इंडस्ट्रियल एरिया कौन सा है, तो चंदूदड़ो है। दूसरा, कहाँ से हमें अलग अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट मिले हैं जो क्राफ्ट प्रोडक्शन में हेल्प करते थे, तो वो है चन्हूदड़ो, धोलावीरा और लोथल। ठीक, तीसरा जो ये इंपॉर्टेंट साइट है वो है नागेश्वर तथा बालाकोट। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो ये जो है कि समुद्र के किनारे ये साइट्स हैं और यहाँ से आप देखेंगे कि जो भी समुद्र से जो चीजें मिलती हैं तो उनसे शंख से बनी वस्तुएं, जैसे शंख से आप देखेंगे चूड़ियां बनती हैं, करछियां और बहुत सारे मूर्तियां और डेकोरेटिव आइटम्स ये जो है कि इन्हीं साइट से मिले हैं और ये इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साइट है। इसके सेंटर के रूप में ये देखने को मिलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन में। और यहाँ से जो भी क्राफ्ट का चीजें प्रोडक्शन होता था वह यहाँ से दूसरी जगह भेजा जाता था, यानी कि ट्रेड का भी एक इम्पॉर्टेंट सेंटर था नागेश्वर और बालाकोट। ओके, तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग देखें तो सिंधु घाटी सभ्यता में बड़ी संख्या में टेराकोटा, टेराकोटा क्या होता है कि जब मिट्टी को पका दिया जाता है, कोई चीज चाहे उससे मूर्ति बने चाहे उससे मिट्टी बने, तो उसे टेराकोटा, पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता है। तो ये टर्म भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो उससे मूर्तियां प्राप्त हुई, बहुत सारी मूर्तियां प्राप्त हुई। आगे यहाँ पे इमेज देख सकते हैं, ये बहुत सारी अलग अलग टाइप्स की, ज्यादातर आपको मेल फिगर्स देखने को मिलेंगे, अलग अलग तरह के आपको सील देखने को मिलेंगे। ये आपको देखने को मिला है कि हड़प्पा से टेराकोटा का जो है कार्ड देखने को हमें मिला है। तो ये सारे अलग अलग एविडेंस हमें मिट्टी के देखने को मिले हैं। ठीक है, तो यही चीज है, मिट्टी से बनी मूर्तियों को मृण मूर्तियां भी कहा जाता है। ठीक है, हड़प्पा संस्कृति में मनुष्य के अलावा पशु पक्षियों, बैल, भैंस, भेड़, बकरी, बाघ, सुअर, गैंडा, भालू, मोर, बंदर, तोता, बत्तख और कबूतर की मृण मूर्तियां प्राप्त हुई है। अब ये देखिए, ये जो जानवर है ये क्यों आपको जानना जरूरी है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन आ जाता है कि किसकी हड़प्पा संस्कृति से किस जानवर का हमें अवशेष देखने को नहीं मिलता है या फिर किसके हमें मूर्तियां नहीं देखने को मिलती हैं। तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा, ये जो जानवर है एक बार इनको ध्यान में रखिएगा, ये ऐसे भी क्वेश्चन पूछे हुए हैं। ओके, मानव की जो मृत मूर्तियां थी, मिट्टी की मूर्तियां थी, वो क्या होती थी, सॉलिड होती थी। और जो जानवरों की होती थी मूर्तियां, वो आप देखेंगे अंदर से खोखली होती थी, मतलब हल्की होती थी। और जो मानव की, जैसे कि ये मेल फिगर है, तो ये अंदर से क्या है, ठोस है, सॉलिड है। वही अगर जानवरों की देखेंगे तो वो क्या है, खोखली होती है। तो ये भी चीजें ध्यान में रखिएगा। ओके, और ये जानवरों के ध्यान रखिए किन किन जानवरों के हमें मिट्टी के मूर्तियां या फिर सील पे उनका जो डिपिक्शन होता था वो मिलती थी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। शैंदुवासियों का कपड़ा बुनना एक प्रमुख व्यवसाय था। सूती वस्त्रों के अवशेष भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं, जिससे यह ज्ञात होता है कि विश्व में सर्वप्रथम कपास की खेती यही शुरू हुई थी और भारत में चांदी का प्रयोग सर्वप्रथम सिंधु सभ्यता से ही मिलता है। ठीक, तो बात यह है कि जब इंडस वैली सिविलाइजेशन का
मोहनजोदड़ो का जब एग्जीबिशन हो रहा था, उत्खनन हो रहा था, तो वहां से एक चांदी के डिब्बी में लाल कपड़े, लाल सूती कपड़े का साक्ष्य मिला था। लाल सूती कपड़े का साक्ष्य कहाँ से मिलता है, ये भी क्वेश्चन आता है। तो वो मोहनजोदड़ो से मिलता है। कहाँ से? मोहनजोदड़ो, मृतकों का टीला, ठीक है, वहां से हमें मिलता है। और इसलिए जो पुरातत्वविद हैं वो कहते हैं कि भारत में सबसे पहले कॉटन या कपास का जो खेती है वो विश्व में सबसे पहले यही शुरू हुई थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन में ही। और सूती वस्त्रों के अवशेष भी हमें यहाँ से मिले हैं, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन से मिले हैं। और यहाँ पे चांदी के भी बहुत सारे आपको एविडेंस देखने को मिलेंगे, बहुत सारे ज्वेलरी देखने को मिलेंगे, सील देखने को मिलेंगे, मूर्तियां देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पे इस चांदी यानी कि सिल्वर का एविडेंस भी सबसे पहले हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन में देखने को मिलेंगे। आप देख सकते हैं ज्वेलरी है या आपके कॉटन के एविडेंस हमें देखने को मिले हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे बहुत सारे अलग अलग तरीके के मेटल के हमें ज्वेलरी देखने को मिलेगी। कुछ मेटल्स के हैं, कुछ बीड्स के हैं, कुछ स्टोन्स के हैं। तो ये सारे अलग अलग टाइप्स के ज्वेलरी इंडस वैली सिविलाइजेशन से हमें मिले हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है सिंधु सभ्यता के निवासी धातु निर्माण, बर्तन निर्माण, आभूषण निर्माण और औजार और उपकरण निर्माण किया करते थे। साथ ही वे परिवहन उद्योग से परिचित थे। सिंधु घाटी क्षेत्र के काफी मात्रा में मुहरें प्राप्त हुई हैं। सिंधु घाटी के अध्ययनों में मुहरों की भूमिका अति महत्वपूर्ण है। और मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव की आकृति बनी हुई है। ठीक है, मोहनजोदड़ो से एक मुहर प्राप्त हुई है जो काफी फेमस है, ये इसे प्रोटो शिव भी बोलते हैं। ये सब चीजें हम आपको पहले ही बता चुके हैं पहले वाले में, लेकिन कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन तो सोचा आपको बता देती हैं। यहाँ से हमें क्या क्या चीजें मिली है इंडस वैली सिविलाइजेशन से। तो यहाँ पे हमें मेटल्स के जो भी काम होते थे उसके भी साक्ष्य मिले हैं, यूटेंसिल मतलब जो साक्ष्य मिले, अगर बर्तन मिले हैं तो वहाँ पे उसका प्रोडक्शन होता होगा तभी हमें उसके एविडेंस मिले हैं। ठीक है, ज्वेलरीज मिले, ज्वेलरी का भी प्रोडक्शन होता था, टूल्स के भी होते थे। साथ ही साथ देखेंगे कि परिवहन से भी परिचित थे, तभी तो वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रेड करते थे। जैसे लोथल में आपको डाक यार्ड देखने को मिलेगा, तो वो ट्रेड के लिए ही बना था। ठीक है, सील बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलेंगी। और मे बी इस सील का यूज इसलिए है ज्यादा क्योंकि वहाँ पे जो भी ट्रेड किया जाता था, सामान एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था, तो ये सील को जो मिट्टी है उसमें थप्पा लगाया जाता था, ताकि अगर वो सील टूटी हो, जो अगर वो जो थप्पा अगर थोड़ा भी टूटा हो तो हमें पता चल जाए कि सामान से छेड़छाड़ हुई है। ठीक है, तो ये सील का हिस्टोरियंस का कहना है कि ज्यादातर यूज होते थे ट्रेड के लिए। ट्रेड के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स है ये जितने भी सील्स हैं। इस पे अलग अलग तरीके के जानवरों के आपको उत्कीर्णन देखने को मिलेंगे, अलग अलग तरह के लिखावटें देखने को मिलेंगे, अलग अलग तरह के इमेज देखने को मिलेंगे। एक क्वेश्चन आता है कि स्वास्तिक का चिन्ह कहाँ से मिला था, तो मोहनजोदड़ो से ही मिला था। तो ये सारे अलग अलग टाइप्स के सील हैं जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में मिले थे, जिसमें प्रोटोसिव का जो सील है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसकी तुलना महादेव से मतलब शिव जी से किया जाता है। और इनके किनारे आपको हमने बताया था कि अलग अलग टाइप्स के नीचे दो हिरन है, फिर हाथी है, डायनासोर्स है, अलग अलग तरीके के इनके दो तीन सिंग है इनके। तो अलग अलग तरीके की ध्यान मुद्रा में बैठे हैं और इनके किनारे अलग अलग तरीके के जानवर है। तो ये जानवर का भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन कौन से जानवर प्रोटोसिव के सील पे उत्कीर्ण है। ये इसको हमने बहुत डिटेल से फर्स्ट वीडियो में बताया था। ठीक है, मोहनजोदड़ो से एक और मुहर प्राप्त हुई है जिस पर पीपल की दो शाखाओं के बीच निर्वस्त्र स्त्री का चित्र अंकित है। और यहाँ से कई अन्य देशों की मुहरें प्राप्त हुई है। अब देखिए यहाँ पे देखेंगे कि स्त्री का, आप वहाँ पे देखेंगे जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वहाँ पे कहा जाता है कि मात्र सत्तात्मक समाजता में बहुत ज्यादा संख्या में आपको फीमेल के फिगर देखने को मिलेंगे, फीमेल सील देखने को मिलेंगे। बहुत जगहों पे चाहे मूर्तियां हो, चाहे डांसर ब्रॉन्ज की डांसर हो, नर्तकी की मूर्ति हो, तो बहुत ज़्यादा आपको फीमेल्स फिगर मोहनजोदड़ो में देखने को मिलेंगे। और कहा जाता है कि वो मदर गॉडेस की पूजा भी करते होंगे। ठीक, साथ ही साथ यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज के मुहर प्राप्त हुए, सील प्राप्त हुए। तो इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो इंडस वाली सिविलाइजेशन थी वो ट्रेड उसका काफी ब्रॉड में था, और वो एक कंट्री से दूसरे कंट्री में भी ट्रेड वो लोग करते थे। ट्रेड के एविडेंस इससे हमें पता चलते हैं। ठीक, इन मोहरों से सिंधु घाटी सभ्यता के विदेशी व्यापार और अन्य क्षेत्रों के साथ संबंधों के बारे में पता चलता है, जो हमने आपको बताया। आपको हमने बताया कि अलग अलग टाइप्स के हमें सील मिले हैं, जिसमें सिलेंड्रिकल, स्क्वायर, रेक्टेंगुलर और
सर्कुलर, बहुत सारे अलग-अलग तरीके के हमें सील प्राप्त हुए और ये भी क्वेश्चन आता है कि कहाँ से हमें सिलिंड्रिकल मिले हैं, कहाँ से हमें स्क्वायर मिले हैं, कहाँ से रेक्टेंगुलर मिले हैं, कहाँ से सर्कुलर मिले हैं और साथ ही साथ कहाँ से सबसे ज़्यादा मोहरे प्राप्त हुई हैं। सभी लोग हमें कमेंट बताइएगा किस हड़प्पन साइट से सबसे ज़्यादा जो है कि हमें मोहर प्राप्त हुई है और कितनी मोहरें, टोटल कितनी मोहरें हड़प्पन साइट से हमें मिली हैं। ठीक है? सभी लोग कमेंट में बताएँगे। और बहुत सारे जो फैक्ट्स हैं वो हम लोग एमसीक्यू के सेशन के तहत करेंगे। अब ये सील देखिए, ये आपका सिलिंड्रिकल है, ठीक? ये देखिए कितना आकार में छोटा है, इसका कुछ अलग शेप है, ये स्क्वायर में है, कुछ रेक्टेंगल में है। तो अलग-अलग टाइप के आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ये सारे फिगर्स हैं, ये अलग-अलग मेटल्स के, अलग-अलग स्टोन के, अलग-अलग टूल्स हैं ये सब। तो यहाँ पे अलग-अलग लिखावट, अलग-अलग उत्कीर्णन आपको अलग-अलग सील पे देखने को मिलेंगे। तो अलग-अलग टाइप्स के हमें मोहनजोदड़ो से बहुत ज़्यादा मात्रा में सील देखने को मिले, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट सोर्स है मोहनजोदड़ो या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन को जानने का। ठीक? अब ये देखेंगे कि सिंधु घाटी की मोहरें के अलावा उन क्षेत्रों की मोहरें भी मिली है जिनसे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग व्यापार करते थे। ठीक, आपको पता है कि जाहिर सी बात है कि अगर हम किसी भी अदर कंट्री से ट्रेड करते हैं तो उनकी मोहरें भी आपको देखने को मिलेंगे, जैसे मेसोपोटामिया, दिलमुन की मोहरें भी प्राप्त हुई है और यह मोहरें स्टेटाइट, फ्यांस, गोमेद, चट और मिट्टी की बनी हुई थी। अलग 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 जो है कि मेटल्स के, अलग अलग चीजों के, जो है कि मटेरियल्स के ये मोहरें बने हुई थी और अलग अलग कंट्री की भी मिली है। ठीक है, ये हमने चीज़ें आपको बताई थी। तो ये सारे क्राफ्ट प्रोडक्शन की चीज़ें थी। अब हम देखेंगे कि जो भी क्राफ्ट प्रोडक्शन होती थी अलग-अलग चीज़ों की, चाहे वो सील हो, चाहे मूर्तियाँ हो, चाहे आपके मिट्टी के बर्तन हो, तांबे के बर्तन हो, तो इसके लिए कच्चा माल कहाँ से आता था? अगर हम कोई बर्तन ही बना रहे हैं, चाहे कोई बीड ही बना रहे हैं अलग-अलग स्टोन्स के, जानवरों के, तो वो हमें कहाँ से मिलता था? ये भी एक इम्पोर्टेंट सोर्स है और इससे क्वेश्चन आता है कि उन्हें जो कि रॉ मटेरियल्स कहाँ से मिलते थे, किस चीज़ के? ये आपका एक इम्पॉर्टेंट इंडस वैली सिविलाइजेशन का पीवाईक्यू है। ठीक, तो विभिन्न प्रकार के अलग-अलग क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए कच्चे माल की आवश्यकता होती थी, जैसे चिकनी मिट्टी की, पक्की मिट्टी की, तांबे के, टीन के, कांसा के, सोना, चांदी, शंख, सीपियाँ, कौड़ी, अलग-अलग प्रकार के अलग-अलग चीज़ों को बनाने के लिए अलग-अलग चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है, जिसमें अकीक हो गया, नीलम हो गया, स्फाटिक, क्वार्ट्ज, सेलखड़ी आदि मिट्टी के बर्तन, सुइयाँ, फ्यांस, तकलियाँ, मनके, सुगंधित पदार्थ, कपास, सूत, ऊन, विभिन्न प्रकार की लकड़ियाँ, हड्डियाँ, घिसाई, पालिश और छेद करने के औजार आदि विभिन्न शिल्प उत्पादनों के लिए आवश्यक है। यानी कि कुल मिला के ये कहना है कि अगर हम कोई भी चीज़ यूज़ कर रहे हैं, चाहे हम मिट्टी के बर्तन यूज़ कर रहे हैं, चाहे हमें कपड़े के साक्ष्य मिले हैं, चाहे हमें किसी मेटल के एविडेंस मिले हैं, तो वो हम कहीं न कहीं से तो लाते होंगे। तो इनके सोर्सेज़ कहाँ थे? यानी कि वो लोग अगर किसी कोई मिट्टी का, चिकनी मिट्टी के हमें बर्तन मिले हैं, तो वो उन्हें ये रॉ मटेरियल कहाँ से मिलता था? ये इम्पोर्टेंट एक पीवाईक्यू है इंडस वैली सिविलाइजेशन का। ठीक, तो ये इसके ऊपर हमने बहुत डिटेल से अच्छे से बात की है। टेबल फॉर्म में भी आपको दिया और ये क्वेश्चन आते भी हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। इसमें आगे हमने अलग से बात की है टेबल फॉर्म में। आगे हम लोग यहाँ पे थोड़ा-सा सोशल लाइफ के बारे में बात कर लेते हैं। फिर उसके बाद हम वो चीज़ टेबल फॉर्म में आपको दे देंगे, ठीक? तो सामाजिक जीवन की बात करेंगे तो आपको मैंने बताया कि इसका समाज क्या था? मातृसत्तात्मक था और ये पीवाईक्यू आता है तो ध्यान रखिएगा, ठीक है? तो कहा जाता है, हिस्टोरियंस बोलते हैं कि सिंधु सभ्यता का जो सोसाइटी थी, वो क्या थी? मातृसत्तात्मक थी और यहाँ पे कई अलग-अलग हमें वर्ग देखने को मिलते हैं, यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो सोसाइटी था वो भी अलग-अलग वर्गों में बटा था। जैसे आप देखेंगे कि आगे वैदिक एज में देखेंगे, चाहे अभी का देखेंगे तो कोई क्षत्रिय, ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य, वैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी अलग-अलग सोसाइटियाँ हमें देखने को मिलती है, जिसमें विद्वान वर्ग थे, योद्धा वर्ग थे, व्यापारी एवं शिल्पी वर्ग थे और श्रमिक वर्ग थे। इन 4 वर्गों में आपको देखेंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन बटा हुआ था, जिसमें विद्वान वर्ग में पुरोहित, वैद्य, शिक्षक और ज्योतिष आते थे और ये आपका एक पीवाईक्यू है, तो इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक, कि यानी कि हमें इसमें इसके समाज में भी कई सारे क्लासिफिकेशन देखने को मिलते हैं। ठीक है? अब यहाँ पे देखिए जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था वो कई समाजों में बटा हुआ था, लेकिन जो सबसे मेन अगर सोसाइटी में किसी का एक तरह से मोनोपोली या फिर एकाधिकार चलता था, तो वो व्यापारियों का महत्वपूर्ण स्थान था। एक इम्पोर्टेंट रोल जो है कि हिस्टोरियंस का कहना है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में ट्रेड को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी और यहाँ पे ट्रेडर्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता था सोसाइटी में। ठीक, भोजन वो लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों करते थे। वो लोग मांस, मछली, दूध आदि का प्रयोग करते थे और औषधियों के भी उपयोग के साथ
साक्ष्य मिले, यानी कि मेडिसिन भी वो लोग यूज़ करते थे अगर बीमार पड़ते थे तो। तो कितनी ये इतनी पुरानी सभ्यता कितनी ज़्यादा आगे है, आज के मॉडर्न एज से कितनी ज़्यादा रिलेट करती है, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट बात है कि एक इतनी पुरानी सिविलाइजेशन कितनी आधुनिक थी, ठीक है? चाहे उसके टाउन प्लानिंग को देख लीजिए, चाहे उसके क्राफ्ट प्रोडक्शन को देख लीजिए, या फिर उसकी सोसाइटी को, या फिर उसके टेराकोटा की मिट्टी टेराकोटा से बनी मूर्तियाँ, या फिर वैक्स विधि से बनी वो ब्रॉन्ज की, कांसे की नर्तकी की मूर्ति। तो ये सारी चीज़ें बहुत एक मॉडर्न चीज़ों को शो करती हैं, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। वस्त्र के ऊपर बात करें तो आपको हमने बताया था कि वस्त्रों के भी साक्ष्य मिले हैं, ठीक है? सिंधु सभ्यता के किसी भी स्तर से किसी भी निर्मित वस्त्र का साक्ष्य नहीं मिला, पूरा बना-बनाया साक्ष्य नहीं मिला है। सिंधुवासी सूती एवं ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्र पहनते थे। मोहनजोदड़ो से चांदी की डिबिया के अंदर लाल रंग के कपड़े का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, और स्त्रियाँ स्कर्ट-नुमा वस्त्र धारण करती थी, शाल जैसा वस्त्र भी ऊपर से धारण करती थी। यानी कि पूरा एक बना-बनाया, मतलब पूरा फुल टू फुल, या कह लें किसी भी हमें क्लॉथ का एविडेंस नहीं मिला है। डिब्बी के अंदर एक छोटा-सा एविडेंस मिला है चांदी है, मैंने बस ऐसे इमेज डाल दिया है, क्योंकि वस्त्र बहुत इतने लंबे टाइम तक नहीं चलेंगे, वो समय के साथ वो खराब हो जाते हैं, ठीक? तो हमें चांदी के डिब्बी में लाल रंग के कपड़े के साक्ष्य मिले हैं, और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पीवाईक्यू है, ये हमें मोहनजोदड़ो से मिला है, ठीक? मोहनजोदड़ो से, तो ध्यान रखिएगा, ठीक? तो हमें और ही स्टूडेंट्स का कहना है कि वो स्कर्ट-नुमा कपड़े, स्कर्ट पहनती थी, उसके ऊपर शॉल पहनती थी, ठीक? तो ऐसा जो है कि इतिहासकारों का कहना है वस्त्र के बारे में, ठीक? आगे आभूषण की बात करें तो अलग-अलग प्रकार के आभूषण पहनते थे, जिसमें सोने के भी होते थे, चांदी के भी होते थे, तांबे के, काँसे के ये आभूषण बने होते थे, कीमती पत्थरों के बने होते थे, जिन्हें मनके बोलते थे, साधारण पत्थरों से बने होते थे, मिट्टी, हाथी के दाँत से भी ये सारे आभूषण बने होते थे। तो ये सारी चीज़ें इसलिए बता रहे हैं कि अगर क्वेश्चन आ जाए कि किस-किस पदार्थ के या फिर किस-किस मेटल्स के ज्वेलरी हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन से मिले हैं, तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा, ठीक? इसमें आप देखेंगे हार आपको मिलेगा, बाजूबंद, बाल पिन के भी साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? बाल पिन पीछे लगाया जाता है। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो याद रखिए बाल पिन के भी साक्ष्य हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन से मिले हैं। अंगूठी, चूड़ियाँ आदि का हमें एविडेंस आप देख सकते हैं, यहाँ पे चूड़ियाँ हैं, हेयर पिन है, मतलब बहुत सारे अलग-अलग तरह के आपको ज्वेलरी देखने को मिलेगा। सोने का बना हुआ 6 लड़ियों वाला हार प्राप्त हुआ है, ये भी देख सकते हैं। तो अलग-अलग तरह के हमें ज्वेलरी के भी एविडेंस इंडस वैली सिविलाइजेशन में देखने को मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं। मन के बीट्स के ऊपर बात करेंगे तो ये मन के मुख्य रूप से कार्नेनियन, नीलम, क्वार्टजाइट, स्टेटाइट से बनाए जाते थे, और कालीबंगा एवं लोथल से इन मनकों के कारखाने के साक्ष्य मिले, और यहाँ से बड़े पैमाने पर मनके बनाए जाते थे। मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट पीवाईक्यू है कि कहाँ से हमें मनके बनाने के कारखाने के साक्ष्य मिले, तो कालीबंगा राजस्थान, लोथल गुजरात। और दूसरा इसके लिए क्या यूज होता था, तो कार्नेलियन याद रखिएगा, ये आपका पीवाईक्यू है। नीलम, क्वार्टजाइट और स्टेटाइट के ये जो रॉ मटेरियल थे, इन्हीं से मनके बनाए जाते थे। ये आपके मनके के एविडेंस है। कुछ इसमें डेकोरेटिव भी होते थे, डेकोरेशन भी वो लोग करते थे, चित्र भी बनाते थे। तो ये जो है कि मन के मोती आप कह सकते हैं। तो बहुत इम्पोर्टेंट ये स्लाइड है आपके लिए, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अगर हम लोग बात करें कि कॉस्मेटिक की कौन-कौन सी चीज़ें मिली हैं, तो वहाँ पे पाउडर मिले, पाउडर के एविडेंस मिले हैं, काजल की डिब्बी के साक्ष्य मिले हैं, लिपस्टिक के साक्ष्य मिले हैं, बहुत सारे हमें कॉस्मेटिक चीज़ों के एविडेंस इंडस वैली सिविलाइजेशन से मिलते हैं। तो ध्यान रखिए कि एक पूरा प्रसाधन बॉक्स प्राप्त हुआ है, कॉस्मेटिक बॉक्स प्राप्त हुआ है, जिसमें आप देखेंगे काजल की डिबिया, सफ़ेद पाउडर के प्रमाण, चनूदड़ों से लिपस्टिक, ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि जो मॉडर्न एज में हम लोग यूज़ करते हैं, उस तरह का नहीं था, लेकिन उसी तरह की लिपस्टिक के साक्ष्य हमें चनूदड़ों से मिले हैं, ठीक है? इससे विभिन्न विभिन्न प्रकार के हेयर स्टाइल्स करती थी, अलग-अलग प्रकार के बाल बनाती थी, और इसलिए देखेंगे बाल पिन का भी हमें, मतलब बाल में लगाने वाला एक कह सकते हैं उपकरण, उसका यूज़ करती थी, ठीक? तो ये सारी चीज़ें आपके पीवाईक्यूज़ हैं, ये ध्यान रखिएगा। और हमने इमेज इसलिए ऐड कर दिया है कि आपको याद रहे कि काजल के, लिपस्टिक के और पाउडर के एविडेंस हमें मिले हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन से, ठीक? आपने कॉस्मेटिक बात कर ली, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि वहाँ की समाधान प्रणाली कैसी थी, यानी कि जब कोई डेथ कर जाता था तो कैसे उनका अंतिम संस्कार करते थे। तो बहुत अलग-अलग तरीके के हमें सावधान देखने को मिलेंगे, कहीं आपको पूर्ण सावधान देखने को मिलेंगे, कहीं आंशिक सावधान देखने को मिलेंगे, तो कहीं दाह संस्कार देखने को मिलेंगे। ठीक, तो ये सारे सावधान को याद रखिए कि संधवाद से अपने मृतकों को 3 प्रकार से अंतिम संस्कार करते थे। तो ये 3 टाइप्स याद रखिएगा, ये आपका पीवाईक्यू है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हम अगर आपको टेबल फॉर्म में दे रहे हैं तो वो आपका इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू है। ओके,
पूर्ण सावधान की बात करेंगे तो ये क्या होता था कि इसमें मृतकों को कब्र में रखते थे और कब्र में रख के उनके ज़रूरत की जो भी सामान होते थे, बर्तन, खाने-पीने की चीज़, वो लोग कब्र में रख देते थे और इसे बोलते थे पूर्ण सावधान, यानी कि फुल ब बरियल बोलते थे, ठीक? द ट्रेडिशन ऑफ बरिंग द डेड इन अ पिट, एक गड्ढा खोदते थे, उसी में इसको कब्र के सहित ही दफना देते थे। इसे फुल बरियल बोलते थे। पार्शियल सेरेमनी में क्या होता था कि मृतकों के शरीर को जंगल में रख देना, जब पशु-पक्षी उसके मांस को खा लेते थे, तो हड्डियों को दफना देते थे। अब इसमें ये लोग क्या करते थे, कुछ-कुछ पारसी वाला भी अब देखेंगे, अभी जो पारसी लोग हैं, वो लोग जब डेथ कर जाते हैं, तो उन्हें ले जाके वो लोग जंगल में छोड़ देते हैं, ठीक? ताकि जो भी जानवर है, वो उसे खा लें और उनका पेट भी भर जाए, ठीक? वो लोग इसी तरह से करते हैं। तो पार्सल में क्या होता था कि मृतक के शरीर को ले जाके लोग जंगल में रख देते, जब इसे पशु-पक्षी पूरा खा के खत्म कर देते थे, तो जो भी हड्डियाँ बचती थी, उसको वो लोग दफना देते थे। तो यहाँ पे हमें पार्सल देखने को मिलेगा सावधान। उसके बाद दाह संस्कार में मृतकों को जलाने की आज की जो हिंदू धर्म की परंपरा है, ये हमें देखने को मिलेगा कि फायर से मतलब कि दाह संस्कार मृतकों को जला देते थे। इस तरह का भी सावधान हमें देखने को मिलता है। तो ये आपका स्लाइड मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है? ठीक है? यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपका हड़प्पा से मिला हुआ है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कब्र में आपको अलग-अलग तरह के मिट्टी-उट्टी के बर्तन, ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगा और ये भी आपका एक सावधान की प्रणाली है, मतलब ये पूर्ण सावधान की आपको प्रणाली देखने को मिलेगी, ठीक है? ध्यान रखिएगा। सिंधु सभ्यता के स्थलों से प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि सिंधुवासियों को लोकप्रिय सावधान प्रणाली, यानी कि पूर्ण सावधान, मतलब ज़्यादा लोकप्रिय, जितने अगर एविडेंस हम देख लें तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर सिस्टम था सावधान का, वो था पूर्ण सावधान प्रणाली, और यानी कि वो लोग ज़्यादातर कब्र में लोगों को दफना देते उनकी ज़रूरत के सामान पे। और दूसरा क्वेश्चन आता है कि उनका सिर और फिर पैर किस साइड रहता था, ये आपका PYQ है, ये भी आपका PYQ है, ठीक है? क्वेश्चन आता है कि जब उनको दफनाया जाता था तो उनका सिर किधर होता था, पैर किधर होता था, तो सिर उत्तर में और पैर दक्षिण में दफनाते थे। ये आपका इम्पोर्टेंट PYQ है, ये एक बार का क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है? मृतकों के साथ अंत्येष्टि सामग्री जैसे मृदभांड, आभूषण आदि रखते थे। कब्रें कब्रें पैर की अपेक्षा सिर की ओर अधिक चौड़ी होती थी, यानी कि जो सिर होता था उधर कब्र को चौड़ा किया जाता था, पैर आते-आते उसको थोड़ा-सा पतला कर दिया जाता था। ये सारे आपके इम्पोर्टेंट है, आपको हमने बताया कि उसमें उनकी जो भी ज़रूरत के सामान रखना होता था, वो लोग रख देते थे, जैसे बर्तन-वर्तन, आभूषण-वूषण सब उनके कब्र के साथ ही दफना देते थे। ठीक, तो ये सारे आपके PYQ, ये भी स्लाइड आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब हम देख लें कुछ साइट्स के बारे में, वहाँ पे कैसे हमें मिले हैं। तो हड़प्पा के कब्रिस्तान का नाम पुराविदों ने R37 रखा है, ठीक? क्योंकि यहाँ से कुल 37 कब्रें प्राप्त हुई। हड़प्पा का जो स्थल है रावी नदी के किनारे, वहाँ को इतिहासकारों ने उसकी जो कब्रिस्तान है, उसको उन्होंने सिमेट्री को R37 नाम रखा। और ये क्वेश्चन आता है कि R37 हमें कहाँ से मिला है या कहाँ का साक्ष्य सावधान का, तो ये हड़प्पा का है और मोस्ट इम्पोर्टेंट PYQ है। यहाँ से कुल 37 कब्रें प्राप्त हुई और यहाँ से प्राप्त एक कब्र में मृतक को लकड़ी के ताबूत में रखकर दफनाया गया है। ठीक है, यहाँ पे लकड़ी के ताबूत में एक मृतक को दफनाया गया और ऐसी परंपरा हमें किससे देखने को मिलती है, सुमेरियन सभ्यता में प्रचलित देखने को मिलती है कि सुमेरियन सभ्यता जो थी, वहाँ पे देखिए कि मृतकों को कब्र में दफनाया जाता था और यही शायद इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों ने भी उनसे सीखी होगी, ऐसा इतिहासकारों का कहना है। लोथल का कब्रिस्तान दुर्ग क्षेत्र उत्तर पश्चिम से प्राप्त हुआ है और यहाँ से कुल 20 कब्रें प्राप्त हुई हैं, ठीक है? और यहाँ से युगल सावधान, ये आपका मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट PYQ है। आप देख सकते हैं ये युगल सावधान का एक इमेज है और यहाँ से युगल सावधान का हमें साक्ष्य मिलता है, वो है लोथल गुजरात का भोगवा नदी के किनारे, जिसकी खोज SS राव ने की थी। ठीक, तो ये हमने सावधान प्रणाली के ऊपर बात कर लिया। अब कुछ रिलीजियस लाइफ के ऊपर बात करते हैं, ठीक? तो आप देखेंगे कि सैंधववासी प्रकृति की पूजा करते हैं, वो देखेंगे बहुत सारे अलग-अलग देवी-देवताओं की अनेक रूपों में पूजा करते हैं। वो पुरुष देवताओं की पूजा करेंगे, आप देखेंगे उनके अलग-अलग रूपों का हमें अंकन देखने को मिलेगा, चाहे आप उसकी सील पे देख लें या फिर मूर्तियों के ऊपर देख लें, तो हमें अलग-अलग पुरुष देवताओं के साक्ष्य भी देखने को मिलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन में। लेकिन हमें यहाँ पे कोई भी टेम्पल का एविडेंस नहीं देखने को मिलेंगे, ठीक है? इंडस वैली से कोई भी टेम्पल का एविडेंस आपको नहीं देखने को मिलेगा। आपको प्रोटोशिव का, जैसे आपको हमने बताया दिखाया था, ये प्रोटोशिव जिसको योगी महादेव से तुलना की जाती है, उनके एविडेंस एक सील पे देखने को मिलेंगे जो मोहनजोदड़ो से मिली है, ठीक? तो ये भी एक रिलीजियस चीज़ों को शो करता है। आपको डिटेल से बताया था कि देवता के दाहिनी ओर हाथी है, ठीक है? और एक बाघ का चित्र है, हाथी और बाघ का चित्र है इधर, ठीक? एलिफेंट एंड टाइगर है, ठीक? ये ध्यान में रखिएगा। बाएं ओर एक गैंडा है, ठीक है? डायनासोर है और उसके बाद 2 नीचे हिरन है, ठीक है? 2 डियर है और इधर क्या है?
गेंडा और एक महिष है, ठीक है, भैंस कह सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्शल महोदय ने इस चित्र को शिव का आदि रूप माना। तो ये भी चीजें ध्यान रखिएगा, जो बाद में देखेंगे डायरेक्टर गवर्नर जनरल बनेंगे 1904 में करजन के समय। तो ये जो सील का इतना डिटेल में दिया गया है, तो इसे ध्यान में रखिएगा क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, तो ये एक बार का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक, और अगर बात करें इसके रिलीजियस लाइफ में, तो यहाँ पे देखेंगे पौराणिक काल में शिव को महायोगी, पशुपतिनाथ, त्रिनेत्रधारी, त्रिशूलधारी आदि अनेक नामों से जाना जाता है, जिनका प्रतीकात्मक चित्रण इस मुद्रा पे मिलता है। ठीक है, जो हम देखेंगे शिव के अलग अलग नाम हमें देखने को मिलते हैं, तो इतिहासकार इसी से तुलना करते हैं उस सील की, और उन्हें महादेव का नाम देते हैं, पशुपति मुद्रा का नाम देते हैं। ठीक, हड़प्पा से एक और मुद्रा प्राप्त हुई है, जिसमें एक तरफ पेड़ पर बने मचान पर एक पुरुष आकृति बैठी है और पेड़ के नीचे एक बाघ खड़ा है। इस मुद्रा की दूसरी ओर एक बैल का चित्र है और उसके सामने एक त्रिशूल गड़ा है। इसे भी शिव का प्रतीक के रूप में माना जाता है। एक मुद्रा तो हमें मोहनजोदड़ो से मिली है। कुछ इसी तरह का सिमिलर सील हमें, मुहर हमें हड़प्पा से भी प्राप्त हुई है, जिसमें एक आदमी जो है कि पेड़ पे बैठा हुआ है, नीचे एक तरफ से देखेंगे कि त्रिशूल है, एक तरफ बैल है। तो ये शो करता है कि ये भी शिव का ही प्रतीक है, तो इसे भी शिव से जोड़ा जाता है और इसे भी इनके रिलीजियस लाइफ से इतिहासकार कनेक्ट करते हैं। ठीक, मातृ देवी काफी इंपॉर्टेंट है। मदर गॉडेस की बहुत सारी हमें मूर्तियां मिली है, मृत मूर्तियां मिली है, जिसमें हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनूदड़ो से आदि में आदि साइट्स से हमें बहुत बड़ी संख्या में नारी की मिट्टी की मूर्तियां मिली हैं, मुहरें मिली हैं, बहुत सारे ऐसे दृश्य मिले हैं, पेंटिंग्स मिले हैं, हमें भांडों में पेंटिंग्स मिली है, जिससे हमें मातृ देवी की उपासना का एविडेंस का हम लोग पता लगाते हैं कि शायद ये लोग मदर गॉडेस की पूजा करते होंगे, तभी इतनी सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो मदर गॉडेस के बहुत सारे एविडेंस हमें देखने को मिलते हैं। अब देखेंगे कि नारी की जो मिट्टी की मूर्तियां होती थी, सिर के दोनों ओर दीपक जैसी आकृति बनी है, इनमें कालिक के निशान भी है। मैके की मान्यता है कि इसमें तेल बाती डालकर इनकी पूजा की जाती थी और सभी विद्वान इन मूर्तियों को मातृ देवी की मूर्तियां मानते हैं। ठीक, अब देखेंगे जैसे ये मूर्ति है, तो मूर्ति के दोनों तरफ आप देख सकते हैं दिए जैसा कुछ निशान है और इसमें कालिक का भी निशान पड़ा है, मतलब इसमें दोनों लोग दोनों तरफ दिए जलाते होंगे, इसलिए शायद ये काला है और इसलिए इनकी पूजा वो इस तरह से करते होंगे और इन्हें इतिहासकारों ने मदर गॉडेस माना है। ठीक है, आगे बात करें तो मूर्ति पूजा का सर्वप्रथम उल्लेख हमें संदेह घाटी सभ्यता से मिलता है कि कहीं भी अगर फर्स्ट मेंशन है कि अगर हम लोग कहीं मूर्ति पूजा का साक्ष्य अगर देख रहे हैं, तो वो इंडस वैली सिविलाइजेशन में ही देख रहे हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आता है कि कहाँ पे हमें सबसे पहले मिलता है। ठीक, यहाँ पे कोई भी मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले, ये भी एक इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू है, याद रखिएगा। हड़प्पा से प्राप्त एक मुद्रा में एक और एक स्त्री को सिर के बल खड़ा किया गया और उसकी योनि से वनस्पति निकलते हुए दिखाया गया और इस चित्रण को मातृ देवी प्रजनन शक्ति का स्वरूप माना गया था, पृथ्वी देवी का अंकन है। ठीक है, मार्शल और हीलर कहते हैं कि ये सैंधव देवकुल में मातृ देवी का सर्वोपरि स्थान होगा। ठीक है, मतलब कि इन्हें एक तरह से क्या बोल सकते हैं, फर्टिलिटी मदर या फिर प्रजनन की जो देवी होती है उनका ये स्वरूप माना गया। और ये भी पीवाईक्यू जो है कि एक बार पूछा हुआ है कि ये जो है कि कहाँ से एविडेंस मिला है, उसको क्या कहा गया है। ठीक है, आगे देखें, पशु पूजा की बात करेंगे तो संध्यावासी अपनी देवी देवताओं की कल्पना पशु के रूप में भी की है। अलग अलग पशुओं को अलग अलग देवी का काल्पनिक स्वरूप मान के वो लोग इसकी पूजा करते थे। ठीक, इसके भी एविडेंस मिले हैं, कुछ काल्पनिक पशु भी देखने को मिले हैं, जैसे मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुद्रा में 3 सिर वाले पशु का चित्र अंकन है, नीचे का सिर एवं सींग भैंस का और बीच का एक ऊपर का सिंह एवं सींग बकरे का है। ठीक है, तो कुछ काल्पनिक पशु के भी हमें एविडेंस मोहनजोदड़ो से मिलते हैं, उनके सील पे मुद्राओं पे मिलते हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक अन्य मुद्रा में 3 बाघों के शरीर को एक में जुड़ा हुआ दिखाया गया और ये काल्पनिक पशु हो सकते हैं। ठीक है, तो हमें पशु पूजा भी देखने को मिलती है, कुछ काल्पनिक पशुओं के उत्कीर्णन भी हमें देखने को मिलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता से। ठीक, अग्नि पूजा की बात करें, यज्ञ की बात करें, तो यज्ञ अग्नि पूजा में पशु बलि संध्यावासी यज्ञ एवं अग्नि की पूजा करते थे। यज्ञों में पशुओं की बलि दी जाती थी, इसके भी एविडेंस मिले हैं और ये इसके साक्ष्य में इसलिए लगते हैं क्योंकि लोथल, कालीबंगा और बनावली से हमें बहुत सारी अग्नि वेदिकाएं मिली है, फायर अल्टर्स मिले हैं, जिसमें अग्नि पूजा की पुष्टि होती है कि अग्नि की पूजा की जाती होगी, यज्ञ किया जाता होगा, होम किया जाता होगा। ठीक, इससे हम पता लगाते हैं। कालीबंगा एवं लोथल की अग्निवेदियों से पालतू पशुओं की हड्डियां अन्य सामग्रियां प्राप्त हुई, जिससे स्पष्ट होता है कि ये पशु बलि से परिचित थे। अब कैसे हम कह सकते हैं कि पशुओं की बलि दी जाती थी? अगर बलि दी जाती तो उसके एविडेंस नहीं मिले रहते, क्योंकि अग्नि वेदिकाएं हैं उनके आसपास, उसमें हमें बहुत सारे पशुओं की हड्डियां मिली है, इससे हम पशु बलि के एविडेंस का पता लगाते थे। ये भी एक इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू है इंडस वैली सिविलाइजेशन का। ठीक,
आगे अगर देखें तो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे वो रिकार्नेशन पे भी विश्वास करते थे, क्या पुनर्जन्म पे विश्वास करते थे। उनमें अंधविश्वास का प्रचलन था, जादू टोना का प्रचलन था और झाड़ फूक ताबीज आदि का भी प्रचलन था। इसके भी एविडेंस हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन में देखने को मिलते हैं। एक हड़प्पा से मिट्टी की मूर्ति प्राप्त हुई है जिसमें आप देखेंगे कि गर्भ से एक पीपल का पौधा निकलता दिखाई देता है, जिसे उर्वरता की देवी या धरती माता का प्रतीक बताया है व्हीलर और मार्शल ने। ठीक, तो ये सारे हमें देखने को मिलते हैं। आगे अगर हम बात करें इकोनॉमिक लाइफ की, तो आप देखेंगे इनका जो आर्थिक जीवन था वो पशुपालन पे, कृषि पे, ट्रेड पे, विभिन्न प्रकार की अलग जो उत्पादन के तरीके थे, विदेशी व्यापार पे, इस पे इनका जो है कि इकोनॉमिक लाइफ आधारित था। अगर पशुपालन की बात करेंगे तो कृषि पर निर्भर होते हुए हड़प्पाई लोग पशुपालन पे भी निर्भर थे। इनमें भेड़, बकरी, गाय, बैल, भैंस ये सारे प्रमुख थे। शुअर पालतू एवं जंगली दोनों थे। कुत्ता पालतू पशु था और इसके कई नस्ल मिले हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन में। तो ये सारे जानवर इंडस वैली सिविलाइजेशन के पशुपालन के साक्ष्य हैं। ठीक है। अगर बात करेंगे तो सैंधववासी ऊंट का भी पालन करते थे। हड़प्पा से गधे का साक्ष्य मिला है। घोड़े के संबंध में विद्वानों में मतभेद है, लेकिन कहा जाता है कि सुरकोटदा से अंतिम चरण से घोड़े की हड्डियां मिली है और ये बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला PYQ है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जो सबसे लास्ट फेज है वहां से हमें घोड़े के हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं और कहा जाता है कि सैंधववासी घोड़े से परिचित थे। इसी से कहा जाता है कुछ कुछ हिस्टोरियन में इसमें मतभेद भी है। ठीक, सैंधववासी जिन अन्य पशुओं से परिचित है उसमें हाथी था, बाघ था, हिरण, बारहसिंगा, रिछ, खरगोश, बंदर, बिल्ली, गैंडा और मेढा आदि परिचित थे। और ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं किस जानवर से परिचित थे और किससे नहीं थे, तो याद रखिएगा। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर कृषि के ऊपर बात करेंगे तो सिंधु सभ्यता के आर्थिक संगठन में कृषि का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। और इससे देखेंगे इसका हमें ज़्यादातर देखेंगे कि ये लोग ज़्यादातर आप देखेंगे रिवर बैंक्स के किनारे सिचुएटेड है, बहुत सारे साइट्स हैं और यहाँ की नदियों का क्षेत्र बहुत ज़्यादा उपजाऊ होता था, बहुत फर्टिलिटी होता था और बहुत अच्छी मात्रा में हमें फसलों के और जौ के इन सब के एविडेंस मिले हैं। तो आप देखेंगे सेंधवासी अपनी रबी की फसल की बुआई अक्टूबर से नवंबर के महीने में और कटाई मार्च से अप्रैल में करते थे, ऐसा इतिहासकारों का मत है। ठीक है, सेंधवासी कृषि उपकरण में हल, कुदाल, कुल्हाड़ी, हसिया आदि का प्रयोग करते थे और बनावली से खिलौने के रूप में मिट्टी का बना हल प्राप्त हुआ और यह आपका 2025 का PYQ है। ठीक, तो कृषि पे बहुत ज़्यादा डिपेंड थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग और अक्टूबर से नवंबर के महीने में वो रबी की फसल बोते थे और मार्च अप्रैल में उसे काट देते थे। यहाँ पे हमें बहुत सारे जो है कि इंस्ट्रूमेंट जो कृषि के लिए इम्पोर्टेंट है उसके बहुत सारे एविडेंस हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन के एग्जीबिशन में मिले हैं। तो इस तरह से कुछ हमें उनके कृषि के बारे में पता चलता है। अगर हम ट्रेड के ऊपर बात करेंगे तो ट्रेड के ऊपर मैं आपको बताया कि इसने अलग अलग देशों से ये लोग इनका बहुत सारा हमें सील मिले जिससे हमें पता चलता है कि अलग अलग देशों से ट्रेड करते थे, जैसे मेसोपोटामिया, मिस्र, क्रीट और फारस की खाड़ी में स्थित देशों के साथ। ठीक, मेसोपोटामिया के साथ इनके बहुत अच्छे संबंध मिलते हैं व्यापारिक और इसके बहुत सारे हमें पुरातात्विक प्रमाण मिलते हैं और कुछ विद्वानों का मानना है कि मेसोपोटामिया से एक हड़प्पाई व्यापारियों की बस्ती भी मिली है और इसलिए कहा जाता है कि मेसोपोटामिया से इंडस वैली सिविलाइजेशन का ट्रेड काफी अच्छा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप देखेंगे कि मेसोपोटामिया से लेख मिले हैं जिसमें दिलमुन संभवतः बहरीन द्वीप, मगान तथा मेलुआ संभवतः हड़प्पाई क्षेत्र के लिए प्रयुक्त शब्द शब्द थे और नामक क्षेत्रों से संपर्क की जानकारी मिलती है। यह लेख मेलुआ से प्राप्त निम्नलिखित उत्पादों का उल्लेख करते हैं: कार्नेलियन, लार्जवद मणि, तांबा, सोना तथा विविध प्रकार की लकड़ियां। और ऐसा संभव है कि ओमान, बहरीन या मेसोपोटामिया से संपर्क समुद्रिक मार्ग से था। ठीक, मेसोपोटामिया से जो लेख मिलते हैं उसमें जो शब्द यूज हुए हैं वो इतिहासकारों का मानना है कि वो हड़प्पा के लिए, हड़प्पा के साइट्स के लिए यूज हुआ है और यहीं से वो लोग ट्रेड करते थे। सी रूट से वो लोग ट्रेड करते थे जहाँ से वो लोग तांबे, लाजवत, कार्नेलियन इन सब के ट्रेड करते थे। ठीक, ये इतिहासकारों का इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों के ट्रेड के ऊपर बात की है। ठीक है, अब हम मापतौल के ऊपर बात कर ले कि वेट एंड मेजर्स का क्या एविडेंस मिला इंडस वैली सिविलाइजेशन में, तो आप देखेंगे कि मापतौल की इकाइयों से ये लोग परिचित थे। अलग अलग तरह की ये लोग नापतोल के लिए पैमाने प्रयोग करते थे। अलग अलग तरीके के हमें पैमाने मिले। कहीं हम देखेंगे मोहनजोदड़ो से हमें सीप का बना हुआ पैमाना मिला है, हड़प्पा से तांबे का पैमाना मिला है, लोथल से हाथी दांत का पैमाना मिला है और कालीबंगा से मिट्टी का बना हुआ पैमाना हमें मिला है। और देखेंगे सिंधु सभ्यता के जो साइट्स है उसमें बड़ी संख्या से हमें बाढ़ प्राप्त हुए हैं। ठीक है,
बांट प्राप्त हुए हैं, जो काफी इंपॉर्टेंट है और विनिमय बांटों की एक सूक्ष्म या प्रसिद्ध प्रणाली द्वारा नियंत्रित थे। तो ये जो हमने आपको बताया कि कहाँ से किस चीज के पैमाने मिले हैं, ये सारे आपके पीवाईक्यूज है और पूछे जाते हैं। अब ये बांट का पूछता है कि बांट का जो मानदंड था वो क्या था, तो ये द्विआधारी था, डेसिमल पे आधारित था। ये 1, 2, 4, 8, 16, 32 इत्यादि के जो कि दशमलव प्रणाली को फॉलो करते थे और ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ये बाढ़ समांतर किससे बने होते थे, चट नमक पत्थर से बनाए जाते थे और ये किसी भी तरह के निशान से रहित घनाकार होते थे। इसमें कोई भी निशान नहीं होता था जैसे सील पे होता है, और ये घनाकार होते थे। ठीक है, क्यूबिक रूप में होते थे। और यहाँ पे आप देखेंगे छोटे बाटू का प्रयोग संभवतः आभूषण और मनकों को तौलने के लिए किया जाता था, और धातु से बने तराजू के पल्ले भी हमें मिले, यानी कि वेइंग स्केल भी हमें देखने को मिला है जो कि मेटल का बना होता था। ठीक, तो ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे मूर्ति कला के ऊपर बात करेंगे इसकी। तो मूर्ति कला भी 3 भागों में विभाजित थी। पहला धातु, फिर मिट्टी, फिर स्टोन। ठीक है, अलग-अलग तरह की चीज़ों से जो मूर्तियाँ बनाई जाती थी, उस पे रिलेटेड था। वेट तो अलग-अलग तरह की हमें मूर्तिकला देखने को मिलती है, जिसमें धातु के, पत्थर के, मिट्टी के अलग-अलग तरह की मूर्तियाँ हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन से मिली है, जिसमें आप देख सकते हैं कि जो हमें तांबे और कांसे की बनी मूर्ति मिली है इंडस वैली सिविलाइजेशन में, जो धातु मूर्तिकला का सबसे इम्पोर्टेंट बहुत अच्छा एविडेंस है, मोहनजोदड़ो से ये मिला है, जो कि 14 सेंटीमीटर ऊँची नर्तकी की मूर्ति है। और ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि कहाँ से हमें नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है, मोहनजोदड़ो से 14 सेंटीमीटर ऊँची है, और इसे वैक्स जो विधि होती है, द्रव विधि से सांचे में ढालकर ये जो है कि मूर्ति बनाई गई है। ठीक, साथ ही साथ देखेंगे मोहनजोदड़ो से हमें तांबे और कांसे के बने बैल एवं भैंस की भी मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। लोथल से तांबे की बनी बत्तख, कबूतर, खरगोश आदि की मूर्तियां प्राप्त हुई, यानी कि बहुत सारी संख्या में हमें मेटल्स की मूर्तियां, आइडल्स हमें देखने को मिलते हैं। तो ये सैंधो सभ्यता की मूर्ति कला का एक बहुत ही सुंदर उदाहरण हमें देखने को मिलता है। अगर वही हम पत्थर की मूर्तियों की बात करेंगे, तो पत्थर की मूर्तियां भी बहुत अलग-अलग पदार्थों से बनी है, जिसमें सेलखड़ी, चूना पत्थर और लाल बलुओं का प्रयोग हमें देखने को मिलता है। देखेंगे आपकी मोहनजोदड़ो से कुल 12 पत्थर की मूर्तियां मिली है, जिसमें सबसे सुंदर सेलखड़ी पत्थर की बनी एक पुरुष की मूर्ति है। ठीक है, जो तिब्बतीय अलंकरण से युक्त साल ओढ़े हुए है, और यह केवल वक्ष स्थल तक है। और मोहनजोदड़ो से पत्थर निर्मित एक योगी की मूर्ति प्राप्त हुई है, जिसे आपको पृष्ठ किंग नाम से हमने ऊपर इमेज दिखाया हुआ था। तो बहुत इंपॉर्टेंट, हड़प्पा से भी पत्थर की 2 मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। पृष्ठ किंग का आपको दिखाया होगा, मेल फिगर का दिखाया होगा। तो ये सारे पत्थर की मूर्तियों का बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही सुंदर आपका एविडेंस इंडस वैली सिविलाइजेशन को देखने को मिलेंगे। ठीक, उसके बाद मिट्टी की मूर्ति में देखेंगे, तो मिट्टी में तो बहुत सारे ऐसे हमें एविडेंस मिले मिट्टी की मूर्तियों के, बहुत अलग अलग साइड से, और ज़्यादातर आपको हाथ से बने हुए देखने को मिलेंगे। कुछ मुखौटे हैं जो सांचे में ढालकर बनाए गए हैं। कुछ आप देखेंगे मानव की मूर्तियां आपको देखने को मिलेंगी, जिसमें पुरुषों की तुलना में नारियों की बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगी मूर्तियां। आपको मैं इमेज दिखाया था, नारियां ज़्यादातर आपको स्कर्ट वस्त्र पहने हुए और साल लिए हुए दिखाएंगी। ठीक, हड़प्पा से प्राप्त एक नारी की मिट्टी में मूर्ति में देखेंगे कि 3 पाँव वाली कुर्सी में बैठे हुए दिखाया गया है। तो अलग-अलग तरह के आपको मिट्टी के बर्तन के एविडेंस देखने को मिलेंगे। ये जो आपका पार्ट 2 है, वो पूरा एक कंसेप्ट बिल्ड करने वाला, हर एक सेक्शन पे इनकी मिट्टी की मूर्तियाँ, चाहे पत्थर की मूर्तियाँ, चाहे आपके जो भी धातु की मूर्तियाँ थी, या इनका क्राफ्ट प्रोडक्शन था, या इनका सोसाइटी, रिलीजन, इकोनॉमिक सिस्टम, ये सारी चीज़ें कैसी थी, और एक ब्रॉड वे में आपको एक कंसेप्ट समझने में इम्पॉर्टेंट है। और जो एनटीए का पैटर्न है एसेशन रीजन वाला, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है ये वाला जो पार्ट 2 है आपका। ठीक है, तो ये सारे डिटेल में है। लिपि की अगर बात करेंगे हम, तो सैंधो लिपि अधिकांशतः मुहरों पर अंकित है। ज़्यादातर आप सील पे देखिए कुछ-कुछ चीज़ें आपको देखने को मिलेंगे। उसके साथ ही साथ अब धौलावीरा में जो साइन बोर्ड प्राप्त हुआ है, वो भी एक सैंधो लिपि का उदाहरण है, जिसे अभी तक पढ़ा नहीं गया है। ठीक, लिपि के सर्वाधिक साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। सैंधो लिपि में सामान्यतः 400 से 250, मतलब कि 400 से 250 अक्षर आपको प्रयुक्त होते दिखेंगे। तो ये भी एक पीवाईक्यू में पूछे जाते हैं। ठीक, और ज़्यादातर चित्रात्मक एवं भाव चित्रात्मक है। ये भी आपका पीवाईक्यू है, याद रखिएगा। और लिपियों में सर्वाधिक अंकन अंग्रेजी अक्षर यू का है।
ठीक है। तो ये सारे टर्म याद रखिए कि इन लिपियों में बहुत सारे आपको चित्र देखने को मिलेंगे, जिससे कुछ आपको भाव भी देखने को मिलेंगे, कुछ चित्रात्मक है, कुछ भाव चित्रात्मक है, कुछ पशु के साथ अंकित है। इसमें 400 से 250 तक के अक्षर प्रयुक्त होते थे, सबसे ज्यादा यू का प्रयोग है, और ये दाएं से बाएं लिखे जाते थे। ठीक, सेंधु अस्त्रों से ब्रुशफोर्डन लिपि के भी साक्ष्य मिले। ब्रुशफोर्डन लिपि एक तरह से कह सकते हैं सर्पाकार, ये इस तरह से कुछ लिखी जाती है। ठीक है, और ये भी पूछा जाता है एक बार का PYQ है, तो ध्यान रखिएगा। ठीक, हाल ही में कुछ विद्वानों ने कंप्यूटर द्वारा सेंधो लिपि पढ़ने का दावा किया है, लेकिन अभी ऐसा कुछ ऑफिशियली हमें न्यूज नहीं मिला है। ठीक है, तो आगे भी इसको पढ़ा जा सकता है, लेकिन अभी तक पढ़ा नहीं गया है। ठीक, तो ये लिपि के बारे में था। अगर अब इसके साइंस एंड टेक के ऊपर बात करेंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों की साइंस एंड टेक कैसी थी, तो अभी तक जो भी हमने पढ़ा, चाहे जो भी जहाँ के एविडेंस है, जहाँ पे चाहे हम मिट्टी के बर्तन, क्राफ्ट प्रोडक्शन, या फिर इकोनॉमिक सिस्टम, रिलीजियस लाइफ, या फिर इनकी ट्रेड के ऊपर बात करें, तो ये सारी चीज़ों में जो भी हमें एविडेंस देखने को मिलता है, वो कहीं ना कहीं इनके साइंस एंड टेक को हमें दिखाती हैं। आप देखेंगे कि कृषि तकनीक, जिसमें हम टूल्स को देखेंगे, उपकरणों को देखेंगे, हल का प्रयोग होते हुए देखेंगे, बनावली से मिट्टी का जो हमें हल मिला, वो चीज़ें, चाहे लोथल से मिट्टी की एक प्लेट में बीज बोने के यंत्र का चित्रण मिलता है, तो ये सारी चीज़ें हमें कहीं ना कहीं सैंधो घाटी सभ्यता के आपके साइंस एंड टेक की एडवांसमेंट को शो करती हैं, और वो लोग इसमें आगे थे। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधुवासियों ने किया था सबसे पहले वर्ल्ड में। और एल बासम जो एक प्रमुख हिस्टोरियन, वो बोलते हैं कि रुई उत्पादन एवं उसके उपयोग का तकनीकी ज्ञान विश्व को हड़प्पा सभ्यता की देने, यानी कि जो भी रुई उत्पादन है उसके उपयोग का जो भी टेक्निकल चीजों का ज्ञान है, वो हड़प्पा सभ्यता ने ही पूरे वर्ल्ड को दी है। ये एल बासम का कथन है, और ये आपका आ भी सकता है क्वेश्चन। ठीक है, प्रमुख उद्योग आपके वस्त्र उद्योग थे, और प्रत्येक घर से आप देखेंगे कताई बुनाई की 2 या 3 छेद वाले हमें तकवी, यानी कि कताई बुनाई के वस्त्रों के एविडेंस भी हमें, मतलब क्राफ्ट प्रोडक्शन, सॉरी क्लॉथ प्रोडक्शन का भी हमें एविडेंस हर घर से देखने को मिला है। मेजर इसके एविडेंस हमें मिले हैं। तो इस तरह से हमने पूरा एकदम एक चीज़ों को देखा। अभी हम आपको ये चीज़ बताने वाले थे कि क्या-क्या चीज़ें, रॉ मटेरियल्स कहाँ-कहाँ से आते थे, क्या इंपोर्ट किया जाता था, यही आपको हम बताने वाले थे, जो हम वहाँ पे छोड़ दिए, किस-किस को हमने टेबल फॉर्म में रखा था। तो ये इंपॉर्टेंट है, और ये आपका पूछा जाने वाला PYQ है। ठीक है? तो इसको ध्यान रखिए कि क्या चीज़ें कहाँ से इंपोर्ट की जाती थी। टीन और सिल्वर की बात करेंगे तो ये ईरान, अफ़गानिस्तान से इंपोर्ट की जाती थी। तांबा, कॉपर आपका खेतड़ी, आपका PYQ है, ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा, पूछा हुआ है, इसलिए हमने टेबल फॉर्म में किया है। ठीक? तांबा कॉपर की बात करेंगे तो खेतड़ी राजस्थान से, बलूचिस्तान से आता था। सोना की बात करेंगे तो ईरान, अफगानिस्तान, दक्षिण भारत में कर्नाटक क्षेत्रों से में हमें आता था, इंपोर्ट होता था। फिरोजा की बात करेंगे तो ये ईरान से आता था। हरा अमेजन की बात करेंगे तो ये नीलगिरी की पहाड़ियों से इंपोर्ट की जाती थी। सीसा या लेड की बात करेंगे तो ये ईरान, अफगानिस्तान, राजस्थान और दक्षिण भारत के क्षेत्रों से आता था। लाजवर्द या फिर वैद्यो भी बोलते हैं इसको, ये बदख्शा, अफगानिस्तान और मेसोपोटामिया से इंपोर्ट किया जाता था। शिलाजीत की बात करेंगे तो ये हिमालय क्षेत्र से आता था। लाल गोमेद जो कि देखेंगे ज्वेलरी बनाने के लिए यूज होता था, वो राजस्थान, काठियावाड़ यानी कि गुजरात के क्षेत्रों से और कश्मीर से आता था। नीले रत्न जो कि आपका ज्वेलरी का इंपॉर्टेंट आपका रॉ मटेरियल है, वो बदख्शा, अफगानिस्तान से आता था। हरित मणि जो ज्वेलरी के लिए यूज होता था, वो दक्षिण भारत से आता था। सेलखड़ी जो से देखेंगे बहुत सारी चीजों में यूज होता था, वो बलूचिस्तान, राजस्थान और गुजरात से आता था। शंख और कौड़िया आप देखेंगे कि तटीय क्षेत्रों से आएंगे, जिसमें आप देखेंगे गुजरात आ जाएगा और दक्षिण भारत आ जाएगा। ठीक, जिसमें बालाकोट और नागेश्वर इंपॉर्टेंट साइट्स थे। अब हम लोग ये सारी चीजें हमने पूरी हड़प्पा सभ्यता के बारे में जान ली। अब इतनी बड़ी सभ्यता जो इतने ब्रॉड में फैली थी, इतनी एडवांसमेंट थी उसकी, साइंस टेक या रिलीजन कह ले, सोशल सोशल लाइफ कह ले, या फिर उसके ट्रेड कह ले, ये सब चीजें इतनी विस्तृत थी। ऐसी बड़ी सभ्यता का अचानक से, जो मेजर 4 वर्ल्ड की सिविलाइजेशन है उसमें जो सबसे बड़ी सभ्यता इतने बड़े क्षेत्र में फैली है, इस सभ्यता का पतन कैसे हो गया, इतिहासकारों ने इसके लिए अलग अलग मत दिए हैं। ठीक है, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट PYQ है। ठीक है, तो इतिहासकारों का कहना है, जिसमें गार्डन चाइल्ड, व्हीलर, राम प्रसाद चंद और पिगट कहते हैं कि ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, इसका जो पतन है वो शायद आर्यों के आक्रमण की वजह से हुआ। वो कहते हैं कि आर्यों ने आक्रमण किया और ये पतन का इस सिविलाइजेशन का पतन हो गया। ठीक, वही SR राव जो लोथल के खोज करता है, जॉन मार्शल और मैके बोलते हैं कि शायद बाढ़ आया और ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, इसका पूरी तरह से पतन हो गया,
नाश हो गया। वही एच.डी. लैम्ब्रेक, माधव स्वरूप वत्स और डेल्स बोलते हैं कि जब इंडस वैली रिवर ने जो सिंधु नदी है जब वो अपना रूट चेंज करती है, इसकी वजह से इस इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन हो गया। तो अलग अलग हिस्टोरियंस इसके पतन के ऊपर अलग अलग मत देते हैं, जो कि आपका इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू है। आगे देखते हैं। आर.एल. स्टाइन, ए.एन. घोष और गुरदीप जी बोलते हैं कि नहीं, जरूर यहाँ पे सूखा पड़ा होगा, क्लाइमेट चेंज हुआ होगा और इसकी वजह से लोग भूख के मारे और जो भी चीजें हो, इसकी वजह से यहाँ पे इस सभ्यता का डिक्लाइन हो गया। तो ये लोग ये मत देते हैं। अलग अलग हिस्टोरियंस अपने अपने विचारों को रखते हैं, अपने अलग अलग एक तरह से सोच को रखते हैं। तो ये एक तरह से हिस्टोग्राफी कहलाता है कि किस इतिहासकार ने अपने रिसर्च में किस विचारधारा को रखा है, यही होता है हिस्टोग्राफी। ठीक। एम.आर. साहनी, रॉबर्ट राइट्स और बार्ट जॉर्ज एफ डेल्स बोलते हैं कि नहीं, यहाँ पे कुछ भूतात्विक चेंज हुए होंगे, मे बी अर्थक्वेक आ गया होगा और इस वजह से इस सभ्यता का डिक्लाइन हो गया। वही के.यू.आर. कनेडी बोलते हैं कि नहीं, यहाँ पे नेचुरल डिजास्टर आया होगा, मे बी कोई बीमारी आई होगी जैसे मलेरिया, और इस सभ्यता का पतन हो गया। ठीक। जॉन मार्शल बोलते हैं कि यहाँ पे जरूर कोई प्रशासन की कमी हुई होगी, वो स्थिर हो गया होगा और इस वजह से इस सभ्यता का पतन हो गया। वही फेयर सर्विस, रफीक मुगल और बीके थापर बोलते हैं कि यहाँ पे इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो गया, इकोलॉजी बैलेंस नहीं कर पाई हो, इस वजह से इस इतनी बड़ी सभ्यता का पतन हो गया। वही धर्मपाल अग्रवाल और रफीक मुगल बोलते हैं कि घग्गर, हाकरा नदी का क्षेत्र का सूख जाना भी इस सभ्यता का पतन है। तो ये अलग अलग इतिहासकारों का मत था कि कैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन का पतन हो गया। ठीक। अब हमने पूरा इंडस वैली सिविलाइजेशन देख लिया। अब हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन को एक नजर में पूरा अभी तक हमने क्या पढ़ा उसके ऊपर बात कर लेते हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के ऊपर। ठीक। तो ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, हमने जो फर्स्ट पार्ट पढ़ा था उसमें सबसे पहला लाइन ये बताया था, ये है प्री हिस्टोरिक पीरियड से रिलेट करती है, यानी कि इसकी स्क्रिप्ट तो मिली है लेकिन इसको हम लोग पढ़ नहीं पाए हैं, और इसका जो भी हम लोग इतिहास पढ़ते हैं वो इसके आर्कोलॉजिकल रिमेन्स के आधार पर पढ़ते हैं। ठीक। चार्ल्स मैसन ने सितंबर 1826 में हड़प्पा के टीले की जानकारी दी थी और यहीं से धीरे धीरे हड़प्पा सभ्यता की परतों का उजागर हुआ। ठीक। इसका आकार त्रिभुजाकार है, कुछ इस तरह से आपको हमने पूरा बताया था, जो ये इस तरह से 1600 किलोमीटर में फैला है और ये वाला आपका 1400 किलोमीटर है। ठीक। कुल 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। सबसे बड़ा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का गनवेरीवाल है, और जो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में हाकरा नदी के तट पर स्थित है। ठीक। आगे बात करेंगे तो हड़प्पा से प्राप्त कब्रिस्तान में कुल 37 कब्रें प्राप्त हुई है, इसलिए इसे 837 कहते हैं। यहाँ से 18 वृत्ताकार चबूतरे प्राप्त हुए जिनके मध्य में गड्ढे और गड्ढों में जले हुए गेहूं और जौ के प्रमाण मिलते हैं, जिससे ये इतिहासकारों का कहना है कि ये जरूर से क्या होंगे, ग्रेनरी रही होंगी। ठीक है, क्या रही होंगी, ग्रेनरी रही होंगी जिसमें अनाज को स्टोर करके रखा जाता होगा। हड़प्पा से मजदूरों के रहने के लिए बैरक मिली है जिसमें 15 कमरे हैं और इसे श्रमिक आवास के रूप में इतिहासकार बताते हैं कि यहाँ पे श्रमिक रहते होंगे। ठीक। लोथल में मकानों के दरवाजे मुख्य सड़क पर खुलते थे, यानी कि आप देखेंगे कि जब आपको हमने टाउन प्लानिंग पढ़ाया था तो बताया था कि हड़प्पा की एक टाउन प्लानिंग की ये फीचर है, इंपॉर्टेंट फीचर्स है कि किसी भी घर के दरवाजे मेन स्ट्रीट की और मेन लेन की तरफ नहीं खुलती थी, लेकिन लोथल में हमें लोथल के टाउन प्लानिंग से ये एविडेंस मिले हैं कि वहाँ के मकान के दरवाजे मेन स्ट्रीट की तरफ खुलती थी। ठीक। धोलावीरा एक ऐसा नगर था जो अन्य नगरों से भिन्न था और योजना में बसाया गया था। इसका जो टाउन प्लानिंग है वो जितने भी साइट्स मिले उनसे डिफरेंट देखने को मिलता है। कालीबंगा में सड़कों एवं गलियों की चौड़ाई के मध्य एक अनुपात मिलता है। गलियां 1.8 मीटर चौड़ी थी तो सड़कें इसके गुणक में थी। कालीबंगा से पूर्व सैन्य संस्कृति के भी प्रमाण मिले। आपको हमने बताया था कि हड़प्पा संस्कृति तीन भागों में बटी है, जहां से हम देखेंगे कि कालीबंगा से हमें पूर्व सैन्य संस्कृति के भी प्रमाण मिलते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमने कुछ कुछ चीजों को हाईलाइट किया है लास्ट में। धौलावीरा से हमें बहुत अच्छा एडवांस वाटर मैनेजमेंट का जो कि प्रमाण मिलता है, बहुत सारे ड्रेनेज सिस्टम देखेंगे, बहुत सारे जलाशयों का आपको धौलावीरा जो गुजरात का एक साइट है वहां से भी मिलता है प्रमाण। ठीक। सैन्य धर्म में सर्वाधिक मातृ देवी की प्रतिमा प्राप्त हुई है और ये लोग जो है सबसे ज्यादा मूर्ति पूजा मातृ देवी की करते थे। मूर्ति पूजा का भी प्रमाण हमें सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त हुई है। ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे सैंधवासी काल्पनिक और वास्तविक पशुओं की पूजा करते थे, इनका पूजनीय पशु कुबड़ वाला बैल था। ठीक है। कालीबंगा से प्राप्त बच्चे की एक खोपड़ी में 6 छेद के निशान मिलते हैं। पुरातत्वविदों ने इसे शल्य चिकित्सा का प्रमाण माना है, यानी कि हम देखते हैं कि यहाँ पे हमें सर्जरी के भी एविडेंस देखने को मिलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन से। ठीक। ये भी आपका पीवाईक्यू है।
सैंधव नारियां 16 प्रकार से केश विन्यास करती थी, जबकि पुरुष वर्ग दाढ़ी मुड़ाता था। वर्गाकार दाढ़ी रखने का साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। आपको मैंने बताया था कि बहुत सारे कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट्स मिले हैं, ठीक है। तो अपने रिसर्च के अकॉर्डिंग हिस्टोरियंस बोलते हैं कि वो अलग अलग तरीके के हेयर स्टाइल्स रखते थे, जबकि जो मेल्स थे वो क्या रखते थे, दाढ़ी रखते थे, उसको मुड़ाते थे। और वर्गाकार दाढ़ी रखने का भी साक्ष्य हमें मोहनजोदड़ो की जो भी हमें एविडेंस मिले उससे पता चलता है, ठीक। और आज का हमारा लास्ट की मोहनजोदड़ो से एक मुद्रा में एक मानव ढोल जैसी आकृति बजा रहा है, यानी कि ये एक तरह से ड्रम का हमें एविडेंस शो करता है, ठीक। मेसोपोटामिया अभिलेखों में दिलमुन, मगन एवं मिलुआ नामक 3 देशों का उल्लेख है, जहां से मेसोपोटामिया के लोग व्यापारी विभिन्न वस्तुओं का आयात करते थे, और इसका उल्लेख शायद जो है कि इसे बिचौलिए की भूमिका अदा करते थे, या फिर कुछ इतिहासकार इसे हड़प्पा से भी जोड़ते हैं, ठीक है। तो दिलमुन व्यापार में बिचौलिए की भूमिका अदा करता था, ऐसा इतिहासकारों का कहना है। और मेसोपोटामिया से इंडस वैली सिविलाइजेशन का बहुत अच्छा ट्रेड का रिलेशन हुआ करता था। इसके एविडेंस हमें मिले, बहुत सारे देशों के हमें सील भी देखने को मिले। तो ये आज का जो पूरा पार्ट था, और पूरा एक पूरा का पूरा कंसेप्ट बिल्डिंग पे था। हमने वहाँ पे पूरा एक बेसिक चीज़ों का आपको समझाया कि कैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन ग्रोथ हुई, उसकी टाउन प्लानिंग क्या थी, किस चीज़ का कहाँ से एविडेंस मिला, ये सारी चीज़ों को हमने जाना था, कौन सी साइड किस नदी के किनारे है। आज हमने पूरी एक सोसाइटी, पूरी एक सभ्यता के ऊपर बात की, एक सभ्यता की हमने इकोनॉमिक लाइफ को जाना, उसकी सोशल लाइफ को जाना, उसकी रिलीजियस लाइफ को जाना, उसकी ट्रेड, कैसे वो लोग ट्रेड करते थे, कैसे वो क्राफ्ट प्रोडक्शन करते थे, कैसे उनके अदर कंट्रीज से रिलेशन थे, वो सारी चीज़ों के ऊपर आज हमने बात की। तो ये आज का सेशन काफ़ी ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पूरा कंसेप्ट बिल्ड करने के लिए, जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं उसके लिए। अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के एमसीक्यू सेशन पे आएगा। आप लोग जरूर से उस सेशन को देखिए, क्योंकि इस सेशन पे हम बहुत अच्छी तरीके से क्वेश्चन के साथ साथ कंसेप्ट और थ्योरी के ऊपर बात करेंगे, ताकि आप अगर सिर्फ पीवाईक्यू सेशन या एमसीक्यू सेशन देख ले तो आपको पूरा का पूरा इंडस वैली समझ में आ जाए, ठीक। तो एमसीक्यू सेशन देखना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, और अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से जाके देख लीजिएगा, और आपको पार्ट 2 वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, सत श्री अकाल।